हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो विद समीक्षा में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट के लिए सीटीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। निम्न में से शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए, शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव। ऑप्शन बी, शारीरिक प्रणाली का कार्य। ऑप्शन सी, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल। ऑप्शन डी, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो प्रश्न संख्या 1 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। शारीरिक विकास में क्या शामिल नहीं है, तो संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव शारीरिक विकास में शामिल नहीं है, जबकि आपके अन्य ऑप्शन शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव शामिल है, शारीरिक प्रणाली का कार्य शामिल है, प्रतिबोधिक व गतिक कौशल शामिल है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, बच्चे के विकास का क्रम है, आपको बताना है। ऑप्शन ए, जन्म के समय निश्चित हो जाता है। ऑप्शन बी, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। ऑप्शन सी, एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है। ऑप्शन डी, पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह एक अव्यवस्थित है। तो प्रश्न संख्या 2 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बच्चे के विकास का क्रम पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह एक अव्यवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, सामाजिकरण की प्रमुख संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए, पुस्तकालय। ऑप्शन बी, स्कूल। ऑप्शन सी, परिवार। ऑप्शन डी, सरकार। तो प्रश्न संख्या 3 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, परिवार। सामाजिकरण की प्रमुख संस्था परिवार है। सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था में परिवार आता है, जबकि सामाजिकरण की द्वितीय संस्था में पुस्तकालय, स्कूल और सरकार आते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। ऑप्शन ए, संवेदी चालक अवस्था। ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो प्रश्न संख्या 4 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर की अवस्था होती है, जिसमें बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं तथा सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं। बात करें, इस अवस्था में बच्चे उच्च स्तर की संक्रियात्मकता का निर्माण कर विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु अमूर्त नियमों का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, आपको बताना है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना क्या है। ऑप्शन ए, उन्होंने बच्चों को सक्रिय कर्ताओं के रूप में नहीं देखा। ऑप्शन बी, उन्होंने अधिगम में भाषा की महत्वपूर्णता प्रस्तावित की। ऑप्शन सी, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। ऑप्शन डी, उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज़्यादा प्रमुखता दी। तो प्रश्न संख्या 5 का बताना है सही जवाब क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही होगा, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना में से उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है। ऑप्शन ए, गतिविधि कारक। ऑप्शन बी, अन्वेषण। ऑप्शन सी, भाषा। ऑप्शन डी, जैविक परिपक्वता। तो प्रश्न संख्या 6 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाषा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में भाषा का महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है।
आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं। ऑप्शन बी, नियमों का पालन करने के बदले किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए। ऑप्शन सी, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है। ऑप्शन डी, नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। तो प्रश्न संख्या 7 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। नैतिक निर्णय व स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं कि नैतिक निर्णय स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। इसी बात पर भी विचार किया जा सकता है कि स्थापित नियमों में सुधार की आवश्यकता तो नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया जो कि 3 स्तरों एवं 6 चरणों में विभाजित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। यह विचार कि बच्चे सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किनसे प्रस्तावित किया? यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए, हावर्ड गार्डनर। ऑप्शन बी, लॉरेंस कोहलबर्ग। ऑप्शन सी, जीन पियाजे। ऑप्शन डी, लेव वाइगोत्स्की। तो प्रश्न संख्या 8 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा, लेव वाइगोत्स्की। सोवियत रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत यह विचार प्रस्तुत किया कि बच्चों को उनके सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए। प्रश्न संख्या 9। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण हैं? ऑप्शन ए, अनुकूलन के। ऑप्शन बी, विलंबित अनुसरण के। ऑप्शन सी, रटकर स्मरण के। ऑप्शन डी, पाठ के। तो प्रश्न संख्या 9 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा, पाठ के। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना आदि पाठ के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 10। एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। ऑप्शन बी, शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है। ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तक से ही सिखाने का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन डी, सभी सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं। तो प्रश्न संख्या 10 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएँ। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिससे पहचानने में अन्य चूक कर सकते हैं। आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन ए, तर्क गणितीय बुद्धि। ऑप्शन बी, शारीरिक गति संवेदात्मक बुद्धि। ऑप्शन सी, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि। ऑप्शन डी, संगीतमय बुद्धि। तो प्रश्न संख्या 11 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा, संगीतमय बुद्धि। संगीतमय बुद्धि वाले व्यक्ति ही विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 12
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा, आपको बताना है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा की संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है। ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है। ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है। तो प्रश्न संख्या 12 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 13, कथन ए, माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। कारण आर, मीडिया एक महत्वपूर्ण सामाजिकरण एजेंसी है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर की व्याख्या सही करता है और ए की नहीं। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु आर सही है। तो प्रश्न संख्या 13 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आपके कथन ए और आर दोनों सही है परंतु कथन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, आकलन से बच्चे की तैयारी परखने में मदद मिलनी चाहिए। ऑप्शन बी, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। ऑप्शन सी, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, मूल्यांकन में सहकर्मी व स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 14 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आकलन में चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। बच्चे के आकलन के बारे में आपका ऑप्शन बी गलत है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है। ऑप्शन ए, आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन बी, आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए। ऑप्शन सी, आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। ऑप्शन डी, सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 15 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। प्रश्न संख्या 16, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा है। ऑप्शन ए, को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए। ऑप्शन बी, को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए, उनका वर्गीकरण करना चाहिए व उनको उचित रूप से लेबल करना चाहिए। ऑप्शन सी, केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का प्रावधान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है। ऑप्शन डी, बच्चों की अकादमिक योग्यताओं के आधार पर उनका पृथक्करण करना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 16 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्यालयों में समावेशी शिक्षा से किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऑप्शन ए, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर। ऑप्शन बी, उन्हें रटने के लिए कहकर। ऑप्शन सी, प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रश्नों को पूछकर। ऑप्शन डी, उन्हें किसी समस्या के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। तो प्रश्न संख्या 17 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित तभी कर सकते हैं जब उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहते हैं।
न कि उन्हें रटने के लिए, न किसी प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर इत्यादि। तो आपका 17 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? ऑप्शन ए पृथकीकरण पर, ऑप्शन बी नामीकरण पर, ऑप्शन सी नकारात्मक भेदभाव पर, ऑप्शन डी समता पर। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को समता पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19, पहले सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए अवलोकन, ऑप्शन बी संशोधन, ऑप्शन सी प्रतिरूपण, ऑप्शन डी अनुकरण। तो प्रश्न संख्या 19 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखाना अवलोकन शिक्षण विधि कहलाता है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, अभिकथन ए गुणज वैकल्प से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। कथन आर स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। आपको बताना है इस कूट में से क्या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या फिर कौन सा कथन क्या बताता है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या करता है ए। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही की व्याख्या करता है ए। बात करें ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या 20 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आपका कथन ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, समस्या समाधान की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सादृश्य सोच से, ऑप्शन बी अनुभव पर आधारित, ऑप्शन सी साधन अंतर्विश्लेषण, ऑप्शन डी कार्यात्मक स्थिरता। तो प्रश्न संख्या 21 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्यात्मक स्थिरता। समस्या समाधान की प्रक्रिया में कार्यात्मक स्थिरता के कारण बाधा उत्पन्न होती है। प्रश्न संख्या 22, अभिकथन ए जो शिक्षक यह जानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, वे छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करते हैं। तर्क आर अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। तो कूट को मिलाना है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो प्रश्न संख्या 22 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक ही। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? ऑप्शन ए अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन बी बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होना चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन डी मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए।
तो प्रश्न संख्या 23 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। इसमें पूछा है कि सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है, तो आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मूल्यांकन शिक्षण के अंत में किया जाने से ये परिप्रेक्ष्य का सही समर्थन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24। अभिकथन ए, अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसे उन्होंने गृहीत किया है। कथन आर, अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से प्राप्त करने और उनका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कोट सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी होगा, ए और आर दोनों गलत हैं। अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी उचित नहीं होगी कि वे ज्ञान को ठीक उसी तरह से पुनरुत्थित करें जैसा कि उन्होंने उसे गृहीत किया है। प्रश्न संख्या 25। चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है, तो चारू ऑप्शन ए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। ऑप्शन बी, असफलता स्वीकार विद्यार्थी है। ऑप्शन सी, महारत उन्मुख विद्यार्थी है। ऑप्शन डी, असफलता परिहार विद्यार्थी है। तो प्रश्न संख्या 25 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी सही होगा, असफलता परिहार विद्यार्थी है। चारू किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं होने पर वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ना उसके असफलता परिहार विद्यार्थी होने को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। ऑप्शन ए, अर्थहीन अनुवाचन। ऑप्शन बी, अपने किसी साथी को समझाना। ऑप्शन सी, स्वयं से प्रश्न करना। ऑप्शन डी, अवधारणा मानचित्र बनाना। तो प्रश्न संख्या 26 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थहीन अनुवाचन। अर्थहीन अनुवाचन कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है। प्रश्न संख्या 27। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, सहयोगात्मक और सकारात्मक। ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी। ऑप्शन सी, बंधन व रटना। ऑप्शन डी, भय और तनाव। तो प्रश्न संख्या 27 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सहयोगात्मक व सकारात्मक। मध्य विद्यालय की कक्षा में सहयोगात्मक व सकारात्मक वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए, जिससे बच्चों में परस्पर सहयोग व सहकारिता व समानता की भावना का विकास हो तथा विद्यालय का वातावरण लोकतांत्रिक बन सके। प्रश्न संख्या 28। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियाँ सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। ऑप्शन ए, शिक्षक केंद्रित। ऑप्शन बी, अनुभवात्मक। ऑप्शन सी, व्यवहारवादी। ऑप्शन डी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो प्रश्न संख्या 28 का जो सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुभवात्मक। नई शिक्षा नीति 2020 जैसे समकालीन नीतियों सीखने के अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं। अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र शिक्षा का एक दर्शन है जो शिक्षक और छात्र के बीच होने वाली विभिन्न अनुभवात्मक प्रक्रिया का वर्णन करता है। प्रश्न संख्या 29। बच्चों को नई अवधारणा
के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए वैश्विक से स्थानीय, ऑप्शन बी अमूर्त से ठोस, ऑप्शन सी अनुप्रयोग से संप्रदायात्मक समझ, ऑप्शन डी अपरिचित से परिचित। तो प्रश्न संख्या 29 का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही होगा, अमूर्त से ठोस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम डैश से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। आपको बताना है इन रिक्त स्थानों में क्या भरा जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रित से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।